नमस्कार, मैं हूं कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है चंद्रयान 3। बहुत हो गया, अब इसके बाद कोई वीडियो आपको नहीं देखना है। मुझे पता है आप 2-3 दिन से वीडियो देख देख के परेशान हो गए हैं और कहीं से आपको कोई विशेष डेटा नहीं मिला है। मैं आपको बताऊं, यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। बाकी अगर आप इस देश के अगर एक अच्छे नागरिक हैं, चंद्रयान 3 के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बहुत हो गया, अब इसकी इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो नहीं देखना है, कसम खा लीजिए। इस वीडियो देखिए, पेपर कलम के साथ बैठिए, उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप उसका नोट्स भी अच्छा नोट्स बना लीजिएगा। कहानी खत्म। उसके बाद चंद्रयान 3 के बारे में नहीं देखना भाई, पढ़ना है। खाली चंद्रयान 3 के बारे में कितना लगे रहोगे। एक वीडियो देखो अच्छा से, उसके बाद खत्म करते हैं। तो देखिए चंद्रयान 3 के बारे में, इसमें हम चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 के बारे में भी कुछ ब्रीफ जानकारी लेंगे। इसको पहुंचने में उतना दिन क्यों लग रहा है ये भी जानेंगे, क्योंकि आपको पता है ना 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है और ऑफिशियल डेटा है कि 23-24 अगस्त को ये पहुंच रहा है। कितना दिन हो जाएगा तो देखिए, जुलाई में आप सोच के देखिए तो पता चलेगा कि 16 में तो 30 बजे 17 ये हो जाएगा लगभग, और 23 इसको जोड़ लीजिए। 23-24 दिन कितना हो जाएगा, कितना हो जा रहा है 40, है ना। ऑफिशियल डेटा कहा जा रहा है कि 42 दिन लगभग इसको लगेगा, इस मिशन को पूरे कंप्लीट होने में। 42 दिन क्यों लगेगा भाई, इतना क्या बात है। इसे डायरेक्ट जाते तो क्या 42 दिन लग जाता, नहीं। क्यों लग रहा है 42 दिन ये भी जानेंगे। ये कंसेप्चुअल है, इसको जानेंगे। डेटा जो है कुछ उसको लिखेंगे। और इस वीडियो के बाद कसम है आपको कि कोई दूसरा वीडियो आप देखें चंद्रयान 3 पर, क्योंकि बहुत हो गया, पढ़ाई करो यार। कितना देखोगे एक ही टॉपिक को, चंद्रयान 3 यानी कि आपकी लाइफ का चंद्रयान 3 पर लास्ट वीडियो ये होने वाला है। तो देखिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसरो इसरो नाम की एक भारतीय संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पेस में कुछ भी होता है तो वो इसरो ही करता है। इसरो के साथ जो साथ में है टीम, वो इस सब चीजों को लॉन्च करती है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा इंडिया की है। इसी तरह से अगर यूएसए की बात करें, अमेरिका में एक नासा नाम की स्पेस एजेंसी है। तो ये नासा वहां के लिए नासा है ना, वहां की जो संस्था है वो नासा है। उसी प्रकार से इंडिया में एक संस्था है जो अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करती है, लोगों को इसमें पढ़ाई भी होता है। तो ये सब चीजें कराई जाती है, तो वो इसरो देखता है। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष, अभी के इसके अध्यक्ष जो हैं वो एस सोमनाथ जी हैं। एस सोमनाथ जी हैं इसके, एस सोमनाथ जी है इसके अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, एस सोमनाथ जी। उसके बाद आपको दूसरा बात याद रखना है, हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका जो लॉन्चिंग हुआ चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग डेट तो आपको पता ही है, 14 जुलाई 2023 हो गया। ठीक है, 2:35 पे ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, कहां से लॉन्च हुआ है, श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ है। हरिकोटा ये कहां पे है, श्री हरिकोटा ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश क्या है भाई, हमारे देश का राज्य है, दक्षिण भारत का राज्य है। और आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा, फिर वह जगह, वहां जो उसका स्थान, जो नाम है उस संस्था का जहां से हुआ है लॉन्चिंग स्थान जो है, तो हरिकोटा तो एक बड़ा सा शहर हुआ ना, फिर वहां उसका नाम है सतीश धवन है ना। स्पेस सेंटर भी आप यहाँ लिख सकते हैं, है ना। सतीश धवन से इसको लॉन्च किया गया। तो देखिए हमारे पास अगर इसरो जो है अगर कुछ लॉन्च करता है ऊपर में, तो उसके पास जो हम दक्षिण भारत यहाँ बना रहे, देखिए दक्षिण भारत का एक मैप लेते हैं। ये दक्षिण भारत का एक मैप है। तो देखिए यहाँ पे आप एक स्पॉट लीजिए, तो यहाँ पे है ना चेन्नई, है ना, और सतीश धवन सेंटर। मतलब आप इतना समझिए कि 2 सेंटर, अभी तो चेन्नई में अभी नया बनाया जा रहा है, चेन्नई में नया बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश में प्रक्षेपण केंद्र कितने हैं, मतलब लॉन्च करने का स्थान कितने हैं, तो भारत के पास 2 स्थान है। कहां से लॉन्च कर सकते हैं, 2 स्थान से। एक तो आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा सतीश धवन सेंटर से, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से भेज सकते हैं। तो एक हो गया सतीश धवन, और एक है थोम्बा में, है ना, यहाँ पे है। मैं बताऊंगा कि यहाँ पर बाद में क्यों बनाया गया था। यह थोम्बा, ये थोम्बा कहाँ पे है, केरल में है, केरल में। और ये सतीश धवन हरिकोटा कहाँ पे है, तो ये है
आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश ये वाला इलाका। अब देखिए आंध्र प्रदेश में ही यहाँ पे सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपण हुआ है। चेन्नई में ही एक और बनाया जा रहा है लॉन्च के लिए, तो 3 हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास जो प्रक्षेपण केंद्र है वो 2 है। ध्यान रखना है कि जो सतीश धवन वाला है यहाँ पे लॉन्चिंग पैड जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, मतलब 2 जगह से, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, एक ऐसा स्थान होगा, एक ऐसा स्थान होगा, और यहाँ से लॉन्चिंग कर रहे होंगे, है ना। तो 2 स्थान वहीं श्रीहरिकोटा में ही है, और एक थोम्बा में बनाया गया हो। इसको क्यों बनाएगा, तो देखिए आपको पता है ना, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ श्रीलंका है भारत के नीचे, है ना। तो एक कार्बन लेयर होता है, वो होता है, कोई देश 80 मानता है और कोई देश 83 किलोमीटर मानता है, मतलब ये भारत है, इसके एकदम डायरेक्ट ऊपर जाइए 80 किलोमीटर, तो वो हमारा होता है वायुमंडल है, और इसको माना जाता है राष्ट्रीय क्षेत्र। मतलब इसके अंदर में अगर किसी भी देश का अगर कोई यान आ जाए तो भारत वाले मार के गिरा देंगे। क्या माना जाएगा कि हो सकता है कि वो अटैक ही करने आया हो, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 80 के नीचे, जैसे श्रीलंका है तो श्रीलंका से डायरेक्ट ऊपर हम 80 किलोमीटर से नीचे में नहीं जा सकते, कुछ भी रॉकेट हो या कुछ भी हम नीचे नहीं लेके जा सकते, तो माना जाएगा कि वो रॉकेट जो है हो सकता है कि हमारे ऊपर हमले ही करने आए, तो उस देश के जो एजेंसी है वो उसको मार के गिरा देगी। तो इसलिए क्या करना होता है, 80 या 83 किलोमीटर से ऊपर जाना होता है। इसमें भी दुविधा है, कोई देश 80 मानता है, कोई 83 मानता है। तो मान लीजिए जो 83 मानता होगा तो 83 वाला एक भेजा, और एक 80 वाला के ऊपर से, अब वो क्या कर दिया, 83 वाला भेजा है तो ऊपर से चला गया 83 से, ये 80 मान रहा है, वो 83 से चला गया, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। लेकिन जब ये भेजेगा वो 83 मान रहा, ये 80 में घुसा दिया, तो मर के गिरा ही देगा। तो इसलिए ध्यान का रखते हैं कि कार्बन लेयर से ऊपर उड़ाना होता है रॉकेट को। अब देखिए ध्यान से, जब यहां से हम उड़ाते हैं ना, जब यहां से उड़ाते हैं तो आप कहोगे कि इधर ही क्यों उड़ा रहे, उधर उड़ा दो। तो जब भी हम किसी चीज को लॉन्च करते हैं तो देखते हैं, इधर देखिए यहाँ हिंद महासागर है, इसके नीचे बहुत सारा पानी वाला इलाका है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो आप देखते होंगे उसके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो अलग होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, और बाद में वो एक सैटेलाइट प्रतिस्थापित हो जाता है। ये सब जो पार्ट्स गिरते हैं ना, अब सोचो, तो कोशिश किया जाता है कि किसी पानी वाला ही इलाका मिले तो हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में वो गिर जाएगा, है ना। तो इसलिए इधर भेजते हैं। अब इधर क्या होता है, अब तो श्रीलंका है, और जैसे उड़ाए हैं तो 80 किलोमीटर तो जाएगा नहीं, इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको मोड़ना पड़ता है, तब हम उड़ा पाते हैं। तो अब मोड़ने में क्या होता है, ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, तो इसलिए हमने एक नया सेंटर बनाया थोम्बा में, तो केरल के थोम्बा में। तो आने वाले दिन में हो सकता है कि अगर इस साइड में अगर बहुत सारे चीज लॉन्च करना होगा तो हम थोम्बा से लॉन्च करेंगे, ठीक है। और चेन्नई में एक और बनाया जा रहा है। तो आपको अभी ध्यान क्या रखना है, प्रक्षेपण केंद्र 2 है। कहाँ कहाँ है, एक श्रीहरिकोटा में है और एक केरल के थोम्बा में है। तो थोम्बा लिख देते हैं, थोम्बा नाम के जगह, राज्य है केरल, तो थोम्बा में है। आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद लेते हैं, अध्यक्ष हो गए, लॉन्चिंग डेट हो गया, श्रीहरिकोटा इसका जो प्रक्षेपण केंद्र है वो हो गया। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये 23 से 24 अगस्त को क्यों पहुंचेगा, इतना दिन क्यों लग रहा है, तो इस बात को समझते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी। तो देखिएगा कि इसमें 40 दिन लगभग या 42 दिन क्यों लग रहा है। 40 दिन मोटा मोटी अगर हम पकड़ ले तो ये भी बहुत समय होता है। तो देखिएगा कल जो हुआ है वो कितना सा हुआ है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर हम C3 लिख रहे हैं तो चंद्रयान 3 है, C3 को 4 स्टेज में बांटा गया। मैं अभी आज आपको बताऊंगा जो चंद्रयान 2 को ऑफिशियल डेटा है कि 95% तक सफल है, तो किस आधार पर, हम कैसे सोचते हैं। और चंद्रयान 3 ही गया है तो उम्मीद तो हम यही कहेंगे, हर भारतीय का यही कामना है कि वो 100% सफल हो। पर आने वाला दिन में 40 दिन में स्पष्ट हो जाएगा, 40-42 दिन में, कि कितना परसेंट सफल रहा है। तो उसको परसेंटेज वाइज हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए जो चंद्रयान 3 है उसको 4 स्टेजेज में बांटा गया है कि चार स्टेज में होगा। तो पहले क्या है, पहले है कि इसको अर्थ के जो ऑर्बिट है उसमें इसको पहुंचाना है। अर्थ का ऑर्बिट करने का क्या मतलब है, तो देखिए एक परमाणु आपने सुना होगा, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री आपने पढ़ा 10वीं लेवल का। तो उसमें क्या होता है, एक एटम होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसको हम नाभिक बोल देते हैं, न्यूक्लियर। और आपने सुना होगा इसके चारों साइड में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अलग अलग ऊंचाइयों पे,
घूमते हैं कि नहीं? कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूमते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चारों साइड में। तो इसी तरह से ये हो गया हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों साइड में क्या है, चारों साइड में क्या है, बहुत सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं। तो कुछ ऐसे घूम रहे हैं, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, बहुत सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं। अलग अलग देश अलग अलग संख्या में लॉन्च किया हुआ है। ये भी नहीं पता है कि कौन देश कितना छोड़ा है, मतलब अनगिनत संख्या में है। ठीक है, तो वो जो आप कंसेप्ट देखते हैं ना, पृथ्वी को एक उपग्रह है, तो एक नेचुरल है, आर्टिफिशियल तो कितना बना के भेजा गया है। तो अब ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे पृथ्वी के कितने उपग्रह है, तो बहुत सारे लोग एक मार के आ जाएंगे। तो प्राकृतिक पूछे तब एक, और कुल पूछ दिया तब तो अनगिनत है। तो ऑप्शन देख के, तो अर्थ के ऑर्बिट में सबसे पहले पहुंचा, तो ये जो आप देख रहे हैं इस ऑर्बिट में सबसे पहले पहुंचाना। तो कल हमने जो 14 जुलाई को, आज मैं 15 जुलाई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 14 जुलाई को क्या हुआ है कि ये केवल ऑर्बिट में पहुंचाया गया है। अगला स्टेप क्या होगा कि इसको 5 अगस्त के दिन क्या किया जाएगा कि मून के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। किस दिन भेजा जाएगा, ये देखिए, ये किस दिन हुआ है, ये 14 जुलाई को हुआ है। ये किस दिन हो जाएगा, ये लगभग 5 अगस्त को होगा, है ना। ये 5 अगस्त को मून के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, मून के ऑर्बिट में जाएगा। फिर मून पर लैंडर को उतारा जाएगा। और उतारा जाएगा कैसा, तो सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। जो चंद्रयान 2 था उसमें क्या हो गया था, जो C2 चंद्रयान 2 जो था, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, आपको पता है। इसके बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे। जब इसको सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था, जब मतलब चांद के सतह पर जब इसको लैंड कराया जा रहा था ना, तो 2.1 किलोमीटर ऊंचाई पर जैसे वो था, तब तक हमारा कनेक्शन टूट गया। तो वो धड़ाम दे गिरा। तो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें उसके टूट गए होंगे और पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया, है ना। तो उस पर बात करेंगे। और अब देखिए, तो इस मून पे क्या करना है, सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। लैंडिंग 2 प्रकार का होता है ना। अगर मेरा सारा संचार व्यवस्था सब ठीक है, वो लैंड कर गया, काम भी किया, तो हम उसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। अगर वो धड़ाम से गिर गया या जैसे भी गिरा और टूट गया, कनेक्शन ही नहीं पता कि क्या हो रहा है और आगे क्या हुआ, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसको मिशन को असफल माना जाता है कुछ हद तक, और उसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। जब धड़ाम से कोई चीजें गिरेगी मोमेंटम के साथ, तो क्या होगा, उसके बहुत सारे पार्ट्स पुर्जे टूट जाएंगे। तो टूटना नहीं चाहिए, उसको आराम से उतारना है ना। तो इसलिए तो मून पर इसको लैंड कराना है, सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। उसके बाद मून पर क्या करना है, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, या जो उसमें से जो रोवर निकलेगा तो उसमें बहुत सारे हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए गए हैं जो अलग अलग तस्वीरें लेगा। उसमें टेम्परेचर मापने वाले हैं, सेंसर्स बहुत सारे हैं, भूकंप को भी माप सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उसमें सेंसर, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी के उन्नत प्रकार के जो मशीन है उसको भेजा गया है ना। AI भी उसमें लगाया गया है, AI के से भी काम करेगा, मतलब बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला है कि वो बहुत सारे चीजों को देखेगा और बहुत सारा डेटा भेजेगा। और डेटा भेजेगा तो इसरो वाले क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, है ना। फिर पता करेंगे कैसे हुआ। जैसे जब चंद्रयान 1 हुआ था 2008 में, तो 2008 में जब चंद्रयान 1 हुआ था, तो उसने जो डेटा भेजा, तो क्या पता चला कि उससे चांद पर जो साउथ पोल, मतलब पोल है, पोलर रीजन में क्रेटर्स में बहुत सारे ठोस अवस्था में पानी है। तो चांद पर पानी का खोज का श्रेय जो जाता है वो चंद्रयान 1 को जाता है। आज तक कोई देश ये नहीं खोज पाया था। बाद में नासा भी उसको वेरीफाई किया, कहा कि हाँ, चांद पर पानी है ठोस अवस्था में। ठीक है, उस पर बात करेंगे, आगे आते हैं। तो मून पर क्या करना है, मून पर क्या करना है, रोवर को, जिसका नाम रखा गया है प्रज्ञान, और इसमें लैंडर में आप यहां लिख सकते हो कि जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम। इसको विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। आपको भी याद रखना है कि विक्रम साराभाई जो है वो भारतीय जो अंतरिक्ष जो संस्था है, इस सब को उन्होंने शुरू में उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो भारत के अंतरिक्ष मिशन के सबसे पहले जनक माने जाते हैं। तो अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ भी बात आएगी तो उसके जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई। तो इन्हीं के नाम पर इस लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। और प्रज्ञान एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है विजडम, बुद्धि, है ना। तो अब देखिए, वहां जाएगा, डेटा भेजेगा, एनालाइज किया जाएगा, तो बुद्धि तो होगा ना। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रज्ञान, एक संस्कृत का शब्द है। तो अब देखिए 4 स्टेजेस है। अब सोच के देखिए, अगर इसको 25% आप इसको बोल लें, तो 25% ये हुआ, 25% ये, 25% ये, 25%, तो मैं आपको क्या बताऊं, जो चंद्रयान 3 है वो 25% सफल हो गया, क्योंकि कल लॉन्च किया गया है, तो उसको पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया गया। यहाँ पे वो घूम रहा है, पृथ्वी के चारों साइड घूम रहा है, वो कुछ दिन घूमेगा और घूमने के बाद फिर वो मून के ऑर्बिट में जाएगा 5 अगस्त को। फिर उसको उतारा जाएगा, और ये उतारा जाएगा किस दिन,
उतारा जाएगा किस दिन? उतारा जाएगा 23 या 24 अगस्त को। इट इज ऑफिशियल डेटा, 23 उतारा जाएगा। और ये काम कब तक करेगा? ये एक लूनर दिन काम करेगा, 1 लूनर दिन। अब कहेगा एक लूनर दिन क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, पृथ्वी पर एक दिन जो होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है, और एक दिन 24 घंटे के बराबर, और एक लूनर दिन, हाँ एक दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटा, 24 घंटे बराबर। और एक लूनर दिन जो होता है चांद पर क्या होगा, वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे 14 दिन होगा तो वहां एक दिन होगा, यहाँ एक दिन एक रात हो गया तो वहां 14 दिन का रात, 14 दिन का दिन, तो 28 दिन बीत जाएगा। यहाँ का 28 दिन तो वहां का एक दिन माना जाएगा पूरा ना, रात और दिन मिलाकर एक दिन होता है, तो वहां रात और दिन मिलाएंगे तो पृथ्वी का 28 के बराबर हो जाएगा। लेकिन लूनर दिन कहा जा रहा है ना, तो लूनर दिन होता है तो 14 दिन के बराबर माना जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। मतलब 14 दिन का रात, 14 दिन का दिन पृथ्वी के हिसाब से ऐसा सोचेंगे। तो एक लूनर दिन ये काम करेगा। बहुत ये दुख की बात है कि इतनी सारी खर्च हुआ है, लगभग 6 है ना, 6 करोड़, बहुत सारा डेटा अलग अलग जगह आपको मिलेगा। तो 600 करोड़ खर्च करके एक मिशन तैयार किया गया है। उस मिशन में इतने सारे चीजें व्यवस्था हुई है, और देखिए वो काम कितना दिन करेगा, तो एक दिन। खुशी की बात यह है कि पृथ्वी के हिसाब से वो 14 दिन काम करेगा, और 14 दिन में हम बहुत सारे डेटा ले पाएंगे। कहेगा ऐसा क्यों? बहुत सारा सैटेलाइट जाता तो है, कई वर्ष तक रहता है। जैसे जो चंद्रयान 1 गया था तो ये 2 वर्ष तक काम किया था। तो अब ध्यान से देखिए, जो चंद्रयान 1 गया था ना, वो चांद पे नहीं उतरा था, वो चांद के ऑर्बिट में था, है ना, चांद के ऑर्बिट में था। तो ऑर्बिट में है तो ये 2 साल तक काम किया था, बहुत सारा फोटो भेजा था। देखिए कोई भी मिशन होता है ना, मिशन के भी अपना स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट जो कोई भी मिशन होता है, तो मिशन में क्या किया जाता है, कोई भी मिशन बनाया जाता है तो मिशन में क्या किया जाता है, पहले क्या किया जाता है कि कोई भी उपग्रह है, जैसे इस सैटेलाइट जो हम भेजते हैं वो कहाँ भेजते हैं, कोई ग्रह हो गया चाहे उपग्रह हो गया, आकाशीय पिंड के चारों ओर, उसको फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं ना, घुमा के ला लेते हैं, माने उसको घुमाते हैं, उसके चारों साइड ऑर्बिट में घुमाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद अगला मिशन क्या होता है कि इस पे ना हम किसी मशीन को उतारते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं। फिर अगला आता है कि इस मशीन में किसी मानव को भेजते हैं, और ये मानव वहां पहुंचकर देखता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हम ऑर्बिट में ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं किसी मशीन को, तो बताइए आदमी कैसे भेज देंगे, हाउ इट इज पॉसिबल? तो पहले हम किसी मशीन को उसके ऑर्बिट में घुमाते हैं, कुछ दिन तक हो जाता है। फिर अगला मिशन आता है उसी से रिलेटेड, जैसे चंद्रयान 1 था, तो चंद्रयान 1 क्या किया गया था, इसके ऑर्बिट में घुमाया गया, है ना। अगर आप नासा से आप तुलना करना चाहिएगा, तो नासा ने क्या किया था, अपोलो 1, अपोलो, तो चांद के इसके ऑर्बिट में अपोलो 1, अपोलो 2 ऐसे चीजें किया था। और चांद पे उसने उतारा किसे, जैसे 8 में अपोलो 8, अपोलो 8 में क्या किया, उसने एक मशीन उतारा। और अपोलो 11 और अपोलो 12 में क्या किया था, उसने मानव को उतारा था चांद पर। और आप देखते हैं ना, नील आर्मस्ट्रांग, है ना, तो वहां पहुंचे थे, सबसे पहला व्यक्ति है कि चांद पे पहुंचे। अभी ध्यान रखना है, नील आर्मस्ट्रांग भारत के नहीं है, बहुत उसका नाम इतना नहीं जो है बच्चे को लगता है कि हमारे फूफे के लड़का है नील आर्मस्ट्रांग, है ना। तो ध्यान के रखना है कि वो अमेरिका के हैं। और उनके बाद भी इसके साथ 2 लोग गए थे, और उसके बाद भी अपोलो 12 में भी 2 लोग गए, तो 4 लोग आज तक चांद पे पहुंच पाए हैं। और ये चारों के 4 लोग यूएसए के हैं। दुनिया के ऐसा कोई देश नहीं है आज तक यूएसए को छोड़कर जो चांद पर अपना मानव भेज पाया है। तो कहीं आप सोचिएगा, राकेश शर्मा तो गए थे, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो फोन से पूछी, तो उसने बोला, मैंने इंदिरा गांधी पूछी कि पृथ्वी, अब जो भारत है कैसा दिख रहा है, तो उसने बोला सारे जहां से अच्छा। अपने देखा भी, वो वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, सर्च करेंगे तो ये कहाँ गए थे, तो वो अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष में गए थे, ना कि चांद पे गए थे। कल्पना चावला जिसका आते समय उसका देहांत हो गया था, तो ये लोग जो है ना अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने का मतलब क्या है, देखिए जब हम, जैसे यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था, तो उसमें क्या होता है कि हम कोई पृथ्वी से हम एक मशीन भेजते हैं कुछ किलोमीटर के ऊपर, ये है ना सैटेलाइट जो हम बनाते हैं, तो ये कोई मशीन भेजते हैं, तो मशीन हो गया, अच्छा सफलतापूर्वक काम किया, तो हम क्या करते हैं, फिर इसी मशीन में बैठा के हम किसी को भेजते हैं, फिर उसको उतारते हैं। तो इसको बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है ना। जैसे देखिए
पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ से आप क्या करिए 13 या 14 किलोमीटर ऊंचाई तक अगर हम किसी को भेजें जहाज में बैठा के, तो उसका बोलेंगे जहाज वाला यात्री है, वो जहाज में गया है, उसको अंतरिक्ष यात्री बोलेंगे क्या? नहीं, वो तो जहाज में उड़ रहा, प्लेन में करा। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसी को हम 300 से 400 किलोमीटर तक भेज देंगे और फिर वो वापस आएगा तो उसको बोले अंतरिक्ष यात्री। अब चांद पे जाएगा तब हम बोलेंगे चांद की यात्री, है ना, चांद पे यात्रा करके आया है। और चांद की दूरी कितना है पृथ्वी से? 3,84,000, है ना, 3,84,403 किलोमीटर है। देख रहे हो कितना है। यहाँ अंतरिक्ष यात्री किसको बोल रहे हैं? 300 से 400 किलोमीटर, है ना। और एक और मैं आपको बात बताऊं, अंतरिक्ष में भी ना रिसर्च सेंटर है, और एक प्रकार के वो रिसर्च सेंटर बनाया गया है कि वो रिसर्च सेंटर जो है ना, वो क्या होता है, वो हमेशा घूमते रहता है पृथ्वी के चारों साइड में। अब पृथ्वी के चारों साइड घूम रहा है, इसका मतलब एक सैटेलाइट है। तो एक बड़ा सा सैटेलाइट जिसमें 4-5 आदमी को रहने की व्यवस्था है, और वो हमेशा घूमते रहता है पृथ्वी से, और हम वहां पे भेजते हैं, मतलब लॉन्च होता है तो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, और इसी में वो 1 महीना 2 महीना 4 महीना रहते हैं, और वहां से अपना जो उनका शोध होता है उस पर वो काम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। इनको हम बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। तो राकेश शर्मा हो गए, चाहे कल्पना चावला हो गई, तो वो लोग यहाँ गए थे, अंतरिक्ष जो रिसर्च सेंटर है उसमें गए थे वो। और ये दूरी इतनी बहुत सारी है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। तो कोई भी मिशन होता है सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक आदमी को भेजते हैं, सॉरी सबसे मिशन में पहले क्या करते हैं, किसी मशीन को भेजते हैं, उसको ऑर्बिट में घुमा लेते हैं, घुमाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम किसी मशीन को उसके सतह पे उतारते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं। पहले में हो सकता है कि सॉफ्ट लैंडिंग ना हो, हार्ड लैंडिंग हो जाए, जैसे चंद्रयान 2 में हुआ। फिर अगला मिशन आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर आदमी उतारेंगे। अगर देखिए चंद्रयान 3 अगर सफल हो जाता है तो भारत अगला मिशन जो चंद्रयान 4 चंद्रयान 5 जो लाएगा, तो उसमें मानव मिशन रहेगा, है ना, मानव युक्त मिशन होगा, माने चांद पे मानव उतारा जाएगा। लेकिन अभी हमारी इसरो की जो कैपेसिटी है वो मानव को उतारने की नहीं है, वो मानव को चांद पे उतार ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो हमारे पास जो रॉकेट्स हैं वो PSLV GSLV रॉकेट है ना। तो RSLV हमारे पास रॉकेट नहीं है, RSLV। अभी RSLV क्या होता है? RSLV मतलब रीयूजेबल, है ना, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल होना चाहिए, रीयूजेबल। अब देखिए आपने देखा होगा कि एक रॉकेट उड़ता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स खुलते जाते हैं, और एक बड़ा सा मशीन बाद में ऑर्बिट्स में चला जाता है। ये जो टूटे हैं ना, ये सब गिर जाते हैं नीचे प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, जहां तहीं गिर जाते हैं। अब सोचिए इसको तो हम भेज दिए, ये ऑर्बिट में चला गया, फिर ये मान लो मून पे भी चला गया, तो जो आदमी गया, अब मशीन तो हम लाते नहीं है तो छोड़ देते हैं। अब जो आदमी गया है उसमें आदमी बैठा के भेज देंगे किसी साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉट्स को, तो क्या होगा, उसको लाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमको चाहिए रीयूजेबल रॉकेट जिसका फिर से उपयोग किया जा सके। ये बहुत मुश्किल है, मतलब इसके एक मिशन के लिए 6-6 हजार रुपया का खर्च, 6-6 हजार करोड़ का खर्च हो जाएगा। अभी भारत के पास अभी भारत एक विकासशील देश है, इसके पास इतनी अभी बजट नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम क्या कर पाएंगे, जो C3 है, जो चंद्रयान 3 है, वो सफल हो जाएगा, फिर अगला मिशन आएगा चंद्रयान 4। इस तरह से करते करते हम गगनयान पे पहले पहुंचेंगे। गगनयान आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री का बहुत फेमस है। गगनयान में क्या होने वाला है, गगनयान में क्या होने वाला है, हम अंतरिक्ष में लोगों को भेजेंगे खुद से, चांद पे नहीं भेजेंगे। अभी भी हम चांद पे नहीं भेज रहे भाई, देखना ध्यान से। गगनयान में हम क्या करेंगे, 400-500 किलोमीटर ऊपर हम लेके जाएंगे। तो कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, तो देखिए राकेश शर्मा गए हैं ना, वो रसिया के हेल्प से गए थे, है ना। तो हम खुद से नहीं भेजे थे, RSLV हमारे पास है ही नहीं, हम किसी को भेज नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे जो गगनयान, बहुत मतलब अभी इसमें समय लगेगा, C3 अभी सफल हो जाएगा तभी इसमें हम कुछ बात कर सकते हैं। तो गगनयान जब सफल होगा तब जाके, गगनयान जब C3 सफल हो जाएगा तो गगनयान भेजेंगे। गगनयान में हम अंतरिक्ष में अपने भारतीयों को भेजेंगे, खुद से इसरो भेजेगा, ये लक्ष्य रखा गया है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब गगनयान सफल हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम फिर चांद पे जाने की कोशिश करेंगे। तो उस समय हो सकता है अभी बहुत टाइम लगेगा, पर हाँ हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक ये सब हो जाएगा, निश्चित ही बहुत जल्दी हो। हम सबकी कामनाएं हैं इसरो के साथ और उनके साइंटिस्ट लोगों के साथ जो वर्क कर रहे हैं उसमें, सभी के साथ, कि वो जितना अच्छा से हो सके। और जो भारत सरकार है निश्चित उस पर ध्यान दे, क्योंकि कई लोगों का क्या मानना है कि ये सब से कुछ फायदा होता नहीं, बेमतलब के काहे सब लॉन्च कराते रहते हैं, पैसा की बहुत बर्बादी होती है इसमें। तो ऐसा नहीं है, उससे बहुत सारा फायदा होता है, इनडायरेक्ट फायदा जरूर होता है ना।
तो फायदा के बारे में हम कभी जानेंगे, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। C3 पे आते हैं। तो C3 का लॉन्चिंग व्हीकल आपको ध्यान रखना है, जो C3 है यहाँ पे लिख देते हैं, इसका लॉन्चिंग व्हीकल है, देखिए GSLV, GSLV से इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद GSLV 3 बोलते हैं इसको, आप ऐसे भी आपने देखा होगा LV है ना, लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3 और M4, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको कहीं मिलता है तो इसको टिक करना है, LVM3 M4 या GSLV Mark 3 इसको बोलेंगे, दो नाम इसको बोल सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, जो C2 था इसको लॉन्च किया गया था, इसको भी GSLV से किया गया था, GSLV है ना, GSLV से लॉन्च किया गया था। अगर इस भाषा में कहें तो LVM है ना, लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3 और M1 था, ठीक है। और अगर C1 की अगर बात करें तो ये PSLV से किया गया था, PSLV C11 मतलब कार 11, अलग अलग प्रकार के होते हैं। GSLV, PSLV सब रॉकेट के नाम है और इसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए उसका अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे SSLV एक नाम है रॉकेट का, जो 500 kg की चीजों को लेकर भेज सकता है ऊपर में। ये जो PSLV होते हैं ये 1500 kg के चीजों को, मतलब 2000 चीजों को भेज सकते हैं, है ना, टन में इसमें सोचा जाता है। तो इसमें 5 टन की वस्तुओं को भेज सकता है। इसी तरह से जो GSLV आएगा तो वो ज्यादा भेज पाएगा, है ना। और फिर RSLV जो रीयूजेबल हो जाए उस पे हो जाएगा, है ना। अभी तो इंडिया जो है इसरो NSLV बना रहा है, नैनो वाला बना रहा है। नैनो मतलब बहुत छोटा, मतलब 2-4 kg के भी उड़ाते, है ना। तो वो उससे फायदा क्या होगा कि जो दूसरे देश हैं, अगर उनको कुछ भेजना है तो हर देश देखिए इतना सफल नहीं है कि वो कुछ लॉन्च करे। जैसे हम अपने ही देश की बात करें तो 1975 में आर्यभट्ट बना दिया गया था, सबसे पहला सैटेलाइट भारत ने 1975 में ही बना दिया था, लेकिन उसको रसिया की हेल्प से लॉन्च किया गया था। दिक्कत है रॉकेट में कि उसको भेजे कैसे, ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हो जाए तो हम 1975 में बना पाए थे, लेकिन हम सैटेलाइट बनाए थे, रॉकेट नहीं बनाए थे। लेकिन अब क्या हो गया, इसरो ने PSLV, GSLV, SSLV, NSLV पे काम कर रहा है, RSLV पे होगा। तो ये सब रॉकेट के नाम है जो अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैपेसिटी चीजों को लेकर उड़ते हैं। तो आपने ये देखा होगा LVM3 M4। अच्छा, वहां देखिए M1 है मतलब M2 हुआ होगा, फिर M3 है, फिर M4 आया है ना। तो ये मशीन है Mark 1, Mark 2, मतलब एक बार हम कोई लॉन्च उड़ा था, जैसे कार 11 था, तो इसके पहले कार 10 वो खत्म हो गए होंगे। मतलब एक बार जब सैटेलाइट लॉन्च होता है ना, तो वो कितना भी करोड़ का है, फिर वो यूज नहीं होता, है ना, वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पार्ट्स पुर्जे तो गिर जाते हैं ना। थोड़ा देर पहले मैं बताया था, तो जहाँ तहाँ गिर जाते हैं समुद्र में, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में गिर जाएंगे। फिर अगला जब लॉन्च करेंगे तो उसमें कार 12 हो जाएगा, कार 13 हो जाएगा, इसे बदलते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग एक टॉपिक देखेंगे कि जो ये उड़ाया गया है तो ये ज्यादा दिन क्यों लग रहा है, 40 दिन क्यों लगेगा। बार बार हम लोग टॉपिक से अलग चीजें चले जा रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ रहा है इसका। अभी के टॉपिक में हम लोग केवल इस बात को अभी समझेंगे जल्दी से कि ज्यादा दिन 40 दिन क्यों लग रहा है ना। 40 दिन हम लोग पहले लिखे थे। तो देखिए, फर्स्ट में हमने क्या किया, सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया। और यहां आप इससे भी आप यहां समझ सकते हैं कि पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजना होता है, फिर वो जो ग्रह होता है या उपग्रह होता है तो उसके ऑर्बिट में फिर भेजना होता है, फिर वहां लैंडिंग कराना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें इसलिए टाइम लगता है। तो देखिए, तो एक पृथ्वी हो गया। अब देखिए, पृथ्वी से यहाँ से 14 जुलाई को कल क्या किया गया है, लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट में घुमा रहे हैं, पृथ्वी को ऑर्बिट में घुमाए, पृथ्वी को ऑर्बिट में घुमा रहे हैं। अब धीरे 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 क्या होगा, पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा। अब दूर होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा, जैसे जैसे दूर होगा तो पृथ्वी से इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होते चला जाएगा, तो खिंचाव बल कम होते चला जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अपना ऑर्बिट पृथ्वी का छोड़ के कहाँ चला जाएगा, अगर यह चांद है तो अभी चांद के ऑर्बिट में चला जाएगा। और देखिए, पहला ऑर्बिट जो इसका बनेगा वो बड़ा सा ऑर्बिट बनेगा, फिर ये ऑर्बिट इसका छोटा होगा, धीरे 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 ऐसा होते 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 होते, है ना। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। अब देखिए, ऐसा होते 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 अब ये क्या होगा,
यहां पे पहुंच जाएगा ये किस दिन, 23 अगस्त को। तो देखिए यहां से निकल रहा है ना, तो ये 5 अगस्त को हो रहा है, ये 5 अगस्त को हो रहा है लगभग, कि चांद के ऑर्बिट में पहुंचा। यहां से ये इस ऑर्बिट में पहुंचा है, तो ये कल पहुंचा है 14 जुलाई को, ये 5 को पहुंचा। अब ये घूमेगा, घूमते 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 23 को यहाँ, ये घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएगा, फिर उसको 23 या 24 को लैंड कराया जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग। कहाँ पे कराया जा रहा है, तो ये भी थोड़ा सा हम इसको करेक्ट करना चाहेंगे। हम साउथ पोल पे ले जा रहे हैं, साउथ पोल नीचे होता है ना, तो साउथ पोल पे लैंड कराना है, इस बात को ध्यान रखिए। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो किसी यान को साउथ पोल पे लॉन्च किया है ना। साउथ पोल पे लॉन्च करा, कठिन है, क्यों? देखिए अगर यूएसए की बात करो, रसिया की बात करो या चाइना की बात करो, भारत चौथा बन रहा है जो चांद पर अपना यान उतार रहा है। तो इस मामले में तो चौथा है कि चांद पे हम जा रहे हैं, चांद पे अपना मशीन उतार रहे हैं। लेकिन इस मामले में सबसे पहले है कि हम साउथ पोल पे उतार रहे हैं। साउथ पोल पे अब तक कोई नहीं गया है, यानी जब भी कोई गया है ना, ये 3 देश तो इक्वेटोरियल प्लेन में गए हैं, और यहाँ बहुत आसान है, यहाँ बहुत समतल एरिया भी मिल जाता है आसानी से, सनलाइट भी होता है हमेशा, तो सबको एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल पे कभी सनलाइट जाता ही नहीं, क्योंकि जो पृथ्वी है ना 23.5 डिग्री झुकी है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पोल पे 6 महीने का दिन और रात तो हो जाता है, लेकिन सनलाइट जाता है कभी ना कभी, 6 महीने के बाद ही गया, एक रिपीट होता है 6 महीने पे, तो जाता है। तो 23.5 डिग्री झुक गया, इस वजह से क्या होता है कि जाता है। झुकने का मतलब क्या है, अब देखिए ये पृथ्वी है और ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब आप ऐसे सोचिए, अगर हम ऐसा एक्सिस लें ऐसा, तो अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो पृथ्वी वाला जो एक्सिस है ना ये है, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो 23.5 का बन जाता है ना। एक और लेते हैं, देखिए पृथ्वी का एन यहाँ पे है तो एस यहाँ पे है, मतलब ऐसा थोड़ा सा झुकी हुई है ऐसे, लेकिन हम एन और एस तो ऐसे सोचते हैं ना, एन और एस तो ऐसे सोचेंगे, तो एक्चुअल में इसका एक्सिस ये है, पृथ्वी का एक्सिस ये है, इस वजह से यहाँ पे क्या है 23.5 डिग्री का एंगल है। अब क्या होता है, सनलाइट जब पड़ता है ना तो घूमती है, अब घूमती है ना तो 6 महीने के बाद ही आए, लेकिन हर भाग पृथ्वी का पहुंच जाता है, मतलब कुछ भाग पे तो मतलब रहेगा ही, 24 घंटे में दिन रात होते रहेगा, लेकिन कुछ भाग क्या है कि 6 महीने के बाद, मतलब जो पोल वाला इलाका है 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद दिन और रात होता है। लेकिन चांद पे ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि अब ये भी ध्यान रखना है कि चांद जो है ना केवल 1.5 डिग्री झुका हुआ है, चांद अब 1.5 डिग्री झुका हुआ है, इस वजह से इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ना कभी प्रकाश ही नहीं जाता। तब ध्यान क्या रखना है कि चांद जो है वो अपने एक्सिस पे 1.5 डिग्री झुका हुआ है, इस वजह से इसके नॉर्थ और साउथ पोल पे कभी उजाला नहीं हो पाता। तो हम यहाँ जा रहे हैं, इस वजह से आपने सुना होगा एक लूनर दिन ही काम करेगा, क्योंकि इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी तो खत्म हो जाए, सनलाइट वहां काम ही नहीं कर पा रहा है ना, तो इसलिए एक दिन ये काम करेगा, मतलब 14-15 दिन ये काम करेगा, उसी दिन में हमको जो डेटा है वो लेना है। अब समझ में आया आपको, इतनी सारी चीजें हो रही है, इस वजह से ड्यू टू दिस रीजन हमें 40-42 दिन लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज को समझते हैं कि जो चंद्रयान 2 था उसको हम कैसे मानेंगे कि वो 95% सफलता। तो देखिए अभी चंद्रयान 3 जो है वो तो ये हो गया, तो अब इसको हम चार फेज में कर रहे हैं ना, तो ये 25% हम मान लो। फिर मून के ऑर्बिट में तो हम पहुंचा ही दिए थे चंद्रयान 2 को भी, तो ये भी 25% सफलता हो गई। अब यहाँ जो हम लैंडर को उतार रहे थे, यहाँ पे हमारी कहानी। अब लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि फिर कैसे माना जाएगा कि अब इसी में हम नहीं उतार पाए, सॉफ्ट लैंडिंग ही नहीं करा पाए। तो अब देखो ये वाला जो प्रोसेस है ना बहुत छोटा प्रोसेस है, कि उस घुमाना है और खींच लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पूरा मेहनत है हमको क्या करना था, 2.1 किलोमीटर और गति करना था, बस इतना हम कर लेते तो उतर जाता, उस वक्त तो चल लेता, 6 पहिए वाला था, चल लेता, फोटो भेज देता। तो हम केवल और केवल कहां पहुंच के रह गए, केवल 2.1 किलोमीटर हम असफल रहे। तो इसलिए हम इसको पूरे जब देखते हैं तो पता चलता है कि हम 95% तक सफल रहे। ठीक है, कब किया गया था, 2019 में किया गया था, और इसी का पूरा कमीशन है चंद्रयान 3। और चंद्रयान 1 में क्या किया गया था, हम पृथ्वी से चंद्रमा के ऑर्बिट के चारों साइड घुमाए थे। 2 में हमने लॉन्च करने की कोशिश किया, नहीं हो पाया। 3 में हम लॉन्च कर रहे हैं, जो चंद्रयान 4 चंद्रयान 5 होगा, इसमें हम मानव मिशन को भेजेंगे।
अंतरिक्ष में। ये सारी बातें इसमें होगी और ये पीएसएलवी जीएसएलवी भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं इसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि ये छूटा होगा, कंफ्यूजन होगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंस्टेंट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन दूसरा वीडियो आप देखने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत।